हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपके सामने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर्स डिस्कस करने वाला हूँ। ये चैप्टर्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स का एक पार्ट में सब इससे पहले भी डिस्कस कर चुका बच्चों, स्टार्टिंग के थ्योरीज वाला पार्ट्स और उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करा है। आज के लेसन में हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा लेसन में मैं क्या डिस्कस करूंगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारे पास जो स्ट्रेट लाइंस के वेरियस फॉर्मेट में इक्वेशंस होते हैं और उस इक्वेशन से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और जेईई मेंस में या एडवांस के एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस डायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं, इससे मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगा बच्चों। उसके बाद आपके पास स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे तो फिर एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस, उसके बाद आपके पास एंगल बाइसेक्टर की बात हो जाएगी। ये सभी बात करने वाले बच्चों यहाँ पे। और उसके साथ साथ यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ होते रहेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर वाले भी क्वेश्चंस होंगे और जो कमिंग एग्जाम्स आने वाला है, इस एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड डायरेक्ट वे में मैं आपको बोल सकता हूं कि उसी के पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको मिस मत करिए। आप स्टार्टिंग से लास्ट तक चीजों को देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। आज का ये पहला क्वेश्चन से ही हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आप यदि अभी तक में देखा होगा उसको, तो मैं वहां पे डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में मैं स्टार्टिंग से यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर रहा था बच्चों, उसके बाद हम लोग बात कर लिए थे डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात कर लिए थे बच्चों। उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स से भी बात कर लिए थे। सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स का मींस क्या? सेंट्रोइड होती है, इंसेंटर होती है, सर्कमसेंटर होती है एंड ऑर्थोसेंटर होती है। ये भी बात मैं वहां पे ऑलरेडी कर चुका हूं बच्चों। अभी तक यदि आप नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके उसको भी पहले देख लीजिएगा बच्चों। एंड यहाँ पे एक और बात कि मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पॉलीगन्स वाला पार्ट भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं उससे जस्ट आगे वाला पार्ट से आपको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं कुछ दो चार क्वेश्चन से आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन कैसा है देख लीजिए। प्रीवियस लेक्चर्स में जो पढ़ा था उसी को आगे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट हमारे पास क्या था? वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस एंड दिस। आपके पास ऐसे 3 वर्टिसेज दिए हुए, वेयर ABC आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस दिस, ऐसा कुछ बोल रखा है बच्चों। आपके पास ये देखिए क्यूबिक इक्वेशंस है, कोई बात नहीं, क्या बोला? A B and C क्या है? इसके रूट्स है। ठीक है, कभी भी कोई इक्वेशन दिए जाते हैं हमारे सामने और उस इक्वेशंस के रूट्स हमसे बोल दिए जाते हैं कि ये इसका रूट्स है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला कंसेप्ट तो सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है हमें। ठीक है बच्चों, तो आपके पास बोला है कि ये आपके पास ABC आर द रूट्स ऑफ दिस पार्ट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस बच्चों, आपको पिछले क्लास में मैं बताया था सेंट्रोइड क्या होती है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे आपके सामने जो इक्वेशंस है क्यूबिक इक्वेशंस, ये क्यूबिक इक्वेशंस आपके सामने है। क्या लिखा हुआ बच्चों? x³ - 3x² + 6x + 1 = 0। इसके रूट्स है a, इसके रूट्स है b और इसके रूट्स है c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके पास क्या है? रूट्स है। मुझे सबसे पहले बता दीजिए a + b + c क्या होगा? आप क्या लिखते हैं? आपके पास सम ऑफ रूट्स या अल्फा बीटा गामा बोलते थे आप जनरली, लेकिन यहाँ पे ABC बोला गया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या मतलब? क्या होता था? -b/, इट मींस दिस, ये वाला क्वांटिटी में माइनस लगाते थे डिवाइडेड बाय x³। कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 3 आ जाएगा। -(-3) डिवाइडेड बाय 1 आपके पास 3 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास दो का प्रोडक्ट AB, BC और CA, AB, BC और CA कितना हो जाता है बच्चों? आपके पास CY, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को प्रोडक्ट देख लेते हैं बच्चों, A B C, ये कितना हो जाएगा? आपके पास -1 आ जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये तीनों निकालिए, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बेसिक कंसेप्ट है जिसमें हम लोग क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे ये देखिए, आपको क्या बोला कि आपके पास कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टिस है दिस एंड दिस है। ठीक है, हमें सेंट्रोइड निकालने हैं, सेंट्रोइड निकालने हैं। तो आपके पास सेंट्रोइड की क्या फॉर्मूला होती है? यदि मैं सेंट्रोइड को जी कोऑर्डिनेट को x, y बोल देता हूं, जी फॉर आपके पास क्या? सेंट्रोइड। ठीक है, तो इसमें x क्या होगा और y क्या होगा? यदि मैं x की बात करता हूं, यहाँ पे सेंट्रोइड निकालना था मुझे, x की यदि बात करता हूं बच्चों, तो x क्या होता था? आपके पास ये जो वर्टिसेज है दिस एंड दिस, इसके पहले x कोऑर्डिनेट का सम AB + BC
प्लस सी ए डिवाइडेड बाय आपके पास कितना 3। आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3। आपके पास ये क्या था ए बी, ये बी सी और ये सी है, इसका डिवाइडेड बाय 3। यहां पे देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना था बच्चों आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, अगला देख लीजिए y की वैल्यू यदि आप निकालते तो कितना हो जाता, यहां से 1 बाय ए बी 1 बाय बी सी एंड 1 बाय आपके पास कितने हो जाएंगे बच्चों सी ए डिवाइडेड बाय कितना 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपके पास डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो आप यहां से y निकालने के लिए यदि बात करोगे आप इसका एलसीएम ले सकते हैं क्या, बिल्कुल एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, नोमेटर केस में आपके पास क्या आ जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे, और ये 3 भी तो आप यहाँ पे लगा लो 3। ठीक है, ये पार्ट आपके पास हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी कितना था बच्चा आपके पास 3, ये कितना था -1। क्या लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 से कैंसिल, तो y की वैल्यू -1। तो यहां से बच्चों आप देखिए यदि मैं x की वैल्यू यहां पे 2 बात कर रहा हूं, y की वैल्यू कितना आ गया आपके पास -1 आ गया। इट मींस आपके पास जो सेंट्रोइड थे g कोऑर्डिनेट 2 कितना -1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको दो बातें सीखने को मिलती है। क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स कैसे बात कर लेते, इस तरह से रूट्स का सम प्रोडक्ट वाला पार्ट लिख लेते। एंड दूसरा चीज क्या कि यदि मैं सेंट्रोइड की बात कर लूं तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट का सम बाय 3 मींस x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 होता है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं, आप इजीली तरीके से यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को सबसे पहले आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे एक अगेन आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। यहाँ पे लेट a इक्वल टू कितना है माइनस आपके पास 1,0, b इक्वल टू 6,2, c आपके पास क्या है 3/2,6 है। बी द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, कोई एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, इफ p इज ए पॉइंट, देखिएगा बच्चों सबसे पहले क्या बोला कि कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, कोई एक ट्रायंगल है, तो आप क्या करो सबसे पहले एबीसी एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास बी है, ये पॉइंट आपके पास सी है। ए पॉइंट कितना बच्चों आपके पास 1,0, बी पॉइंट कितना है 6,2, सी पॉइंट कितना है 3/2,6। कुछ ऐसे आपके पास ए बी और सी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। बी द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। ठीक है बच्चों, इफ पी इज द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी, इसके अंदर में कोई एक पी पॉइंट है। देखिएगा क्या बोला, सच दैट द ट्रायंगल ए पीसी, ए पीबी और बी पीसी हैव इक्वल एरियाज। मींस क्या आपके पास कोई एक पॉइंट है पी, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है पी, ये बोला कि यहां से इसको ज्वाइंट करिए, आपके पास ए पी सी, आपके पास ए पी सी ये वाला पार्ट, ए पी बी एंड बी पी सी ये वाला पार्ट। आप देख पा रहे हैं यहां पे फिगर में कौन कौन सा बच्चों, आपके पास ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं यहां पे आपको, ये एरिया और ये एरिया क्या बोला इक्वल है। देन आपके पास देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, पी यहां पे, क्यू कहां पे, क्यू का कोऑर्डिनेट एक बोला, क्यू कहीं भी हो सकता था ट्रायंगल के अंदर बाहर, मुझे कोई मतलब नहीं, बस मैं पी पॉइंट निकाल लूंगा और क्यू पॉइंट आपको गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना तो वही लाइन सेगमेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखते हैं कैसे करेंगे आप यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये पी पॉइंट क्या होगा मुझे बताइए। आपको मैं जब पिछले क्लास में बता रहा था सेंट्रोइड का कहानी, तो सेंट्रोइड के केस में आपको ये भी बोला था कि कोई भी जो ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है वो किसी ट्रायंगल्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मींस ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब ये पॉइंट सेंट्रोइड होगा। क्या बोलूंगा बच्चों में, आपके पास सेंट्रोइड जो है किसी भी ट्रायंगल्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये मैं आपको पिछले क्लास में बता दिया था। यहाँ पे ये बोला ये एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, मींस पी पॉइंट क्या है हमारा, पी पॉइंट सेंट्रोइड है। पी पॉइंट क्या बच्चों सेंट्रोइड है। यहाँ पे यदि पी पॉइंट सेंट्रोइड है तो क्या पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता था, बिल्कुल निकाला जा सकता था। पी एक्स वाई, आपके पास पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो एक्स इक्वल टू मुझे बता दीजिए, ये एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास जो ए बी और सी का एक्स कोऑर्डिनेट है उसका सम डिवाइडेड बाय 3 मींस x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 6 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 3। आपके पास ये कितने हो जाएंगे 7 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 3। बच्चों कितना आपके पास x की वैल्यू आ जाता है यहाँ पे, ये आपके पास 7 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास कितना 14 प्लस 3, आपके पास 14 प्लस 3 17/6, 17/6 x की वैल्यू निकला। ठीक है कोई नहीं, इसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू भी निकाल लेते, 0 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों आपके पास 3,
0 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई कितना आपके पास 3, ये कितना हो जाएगा आपके पास 8/3 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। इट मींस पी पॉइंट तो आ गया आपको 17/6 और 8 बाय आपके पास कितना 3, 17/6 और 8/3 ये पी पॉइंट आपके पास है। क्यू पॉइंट ऑलरेडी मालूम है, क्या मैं पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल पाऊंगा क्या? बिल्कुल निकाल पाएंगे आप। पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से। आपके पास पी कितना बच्चों आपके पास आ गया था 17/6, 8/3, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आपके पास है। क्या करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायरिंग प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायरिंग करते हैं। तो 17/6 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 7/6 आपके पास क्या होल स्क्वायर प्लस 8/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 का आपके पास होल स्क्वायर, कुछ ऐसे बच्चों। तो आपके पास यहाँ पे देख लीजिए 17/6 प्लस 7/6 कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 24/6, 24/6 का मतलब कितना आपके पास 4 का होल स्क्वायर कितना 16। तो पी क्यू इक्वल टू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना हो जाएंगे 16, आपके पास डायरेक्टली लिख सकते थे स्क्वायर है तो 16, ठीक है। यहां पे देख लीजिए बच्चों कितना हो जाएगा 8/3 प्लस 1/3 मींस 9/3 मींस 3 का स्क्वायर कितना 9, तो आपके पास कितना हो गया 16 प्लस 9 25 मींस आपके पास कितना 5। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 5 आ रहा है, दिख रहा है बच्चों यहाँ पे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक क्वेश्चन है कि लेट द ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल बी ए -3,5 एंड बी 3,3 if C is the circumcenter of this triangle then the radius of the circle having line segment AC as its diameter, ऐसा कुछ बोल रखा है। अब यहां पे समझिए क्या बोला आपको बच्चों, कोई एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, उस ट्रायंगल को आपके पास ऑर्थोसेंटर और सेंट्रोइड दे रखा है। कोई एक ट्रायंगल होगा जिसको ऑर्थोसेंटर चलो ऑर्थोसेंटर को O से रिप्रेजेंट कर देते इन जनरली, लेकिन यहाँ पे क्या बोला ए पॉइंट है, ठीक। इट मींस ये जो O पॉइंट है ये क्या है बच्चों आपके पास ए है, एंड यहाँ पे आपके पास क्या है जी पर आपके पास क्या सेंट्रोइड है, इसको क्या बोला ये बी बोला, और आपके पास अगेन एक सी पॉइंट है जिसको क्या बोला ये सर्कमसेंटर, यहाँ पे सी, ठीक है। ऐसे तो आप इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो चलो यहाँ पे ठीक है, इसको सी फॉर सर्कमसेंटर ही बोल देते, ओ फॉर ऑर्थोसेंटर, जी पर आपके पास सेंट्रोइड, कुछ ऐसा होता है। देन आपसे पूछा है क्या कि यहाँ पे देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट AC एज ए डायमीटर, कोई एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, उस ट्रायंगल में एक सेंट्रोइड होता है, सही बात है, एक आपके पास सर्कमसेंटर होता है, एक ऑर्थोसेंटर भी होता है, ठीक। तो क्या इसमें एक रिलेशन होता है क्या, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसमें सर्कमसेंटर हो ऑर्थोसेंटर हो आपके पास सेंट्रोइड्स हो, इसमें कोई रिलेशन बनता है क्या? हाँ, रिलेशन क्या होता है पहले आप ये समझिए, ये बोला आपके पास ये ऑर्थोसेंटर, ये सेंट्रोइड और ये क्या सर्कमसेंटर, तो ये जो रेशियो की बात करेंगे आप, ये रेशियो 2:1 का रेशियो होता है बच्चा। क्या आप यहां पे पढ़ते हैं क्या कि सेंट्रोइड ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मैं पिछले क्लास में ये बता चुका था, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, छोटा सा बात याद होनी चाहिए थी, बस इतना से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे यदि ये रेशियो आपको मालूम है तो अब देखिए आपके पास ये O को क्या बोला, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ए पॉइंट बोला, हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलने थे, ये ए पॉइंट बोला, ये क्या है बच्चों बी पॉइंट और ये क्या है सी पॉइंट है, ठीक है, मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना था। मैं यहाँ पे क्या ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है क्या? हाँ, ए कोऑर्डिनेट का ए का मालूम कितना बच्चों आपके पास, ये था -3,5, ठीक है। बी कितना बच्चों यहाँ पे 3,3, इसका नहीं मालूम है, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट मालूम था। क्या मैं ए बी लेंथ निकाल सकता हूँ क्या? डिस्टेंस फार्मूला, इसमें कौन सा बड़ी बात है सर, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते 3, आपके पास ये आपके पास क्या हो जाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास 3 - 5 कितना -2 का स्क्वायर आपके पास कितना आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 36 प्लस आपके पास ये 4 कितना हो गया 40 मींस आपके पास क्या 2√10 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, 2√10 आ गया। ए बी कितना आ गया बच्चों आपके पास यहाँ पे 2√10 आ गया। मुझे ये ए बी ये वाला लेंथ, मतलब आप यहाँ पे ऐसे यदि बोलते तो ओजी बोल सकते थे इसको, इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग एक स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करते हैं तो ये आपके पास अर्थो, ये सर्कमसेंटर और सेंट्रोइड, जैसे आपके पास ये आपके पास क्या अर्थोसेंटर, ये आपके पास क्या सेंट्रोइड और ये सर्कमसेंटर होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसको ए बोला इसको बी बोला और ये सी है, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पे चाहता हूं कि एसी कैलकुलेट करना, एसी कैलकुलेट करना, एसी क्यों कि क्या था ये तो डायमीटर था और डायमीटर आ जाएगा तो रेडियस आ जाएगा, तो उसे डिवाइड कर लेना, कोई दिक्कत तो है नहीं। मुझे बताइए क्या करना चाहिए,
दो तीन तरीके हैं, आपके पास रेशियो मालूम है सर, ये पॉइंट मालूम, ये पॉइंट मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट लिख डालो ना आप, अब फिर डिस्टेंस निकाल लेना इसी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं सर, आप निकाल ही पाएंगे। आपके पास क्या सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे यदि चाहिए तो मैं इसलिए निकालूंगा ना, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n होता है, पिछले क्लास में बताया था बच्चों। यानी तो दूसरा तरीका आपके पास क्या कि मैं यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ ab इक्वल टू आपके पास 2/3 टाइम्स ऑफ ac, क्या ऐसा भी बोल सकते क्या? बिल्कुल बोल सकते थे। क्या बोल सकते बच्चों? ab इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ ac बोला जा सकता था क्या? लेकिन ये 2 है और ये टोटल कितना था? 2 + 1 आपके पास यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3 था और ये वाला पार्ट 2 था, तो लिख ही सकते थे ऐसे। ab तो आपने निकाला था 2√10 इक्वल टू 2/3 इंटू ac, आपके पास ac कितने हो जाएंगे? आप देख लीजिए 2 से 2 तो कैंसिल, तो यहाँ पे ac इक्वल टू कितना 3√10 हो जाएगा। ac आपको बोला था क्या? नहीं, मुझे तो इसका ac तो डायमीटर था, मुझे रेडियस पूछा है, तो रेडियस पूछा 2 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? आपके पास रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपके पास 3√10 डिवाइडेड बाय 2, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस 2 लाइन में आपका सॉल्व हो जाता है। जेईई मेंस में पूछा है, जेईई मेंस आपके पास 21 के क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉइंट 3,4 1,-1 रिप्रेजेंट्स टू अपोजिट वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। कोई एक स्क्वायर है जिसके 2 अपोजिट वर्टिसेज गिवन है बच्चों, देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिमेनिंग वर्टिसेज। कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पे क्या बोला कि कोई एक स्क्वायर है जिसके 2 अपोजिट वर्टिसेज गिवन है, तो बाकी जो 2 रिमेनिंग वर्टिसेज है कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन देखने से बहुत ही सिंपल लगती है, कोई खास दिक्कत यहाँ पे है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 वर्टिसेज आपके सामने दिए हुए यहाँ पे अपोजिट वाला, तो एक स्क्वायर बना लो पहले। एक स्क्वायर आपके सामने मान लो ऐसा, ये स्क्वायर, ठीक है बच्चों, स्क्वायर दिख रहा है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप मान लो कि ये वाला आपके पास कोऑर्डिनेट ए, ये बी, ये सी और ये डी जैसा कुछ ऐसा। 2 अपोजिट वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? ये वाला डायगोनली अपोजिट है बच्चों, इसको तो हम एडजेसेंट बोलेंगे ना, ये वाला पार्ट अपोजिट या ये वाला आपके पास अपोजिट। आप ये पेयर उठा लो या ये पेयर उठा लो, यही दोनों गिवन है। ठीक है, मान लो कि मैं ए और सी के बारे में बात कर लेता, ये आपके पास कितना 3,4 और ये कितना बच्चों 1,-1 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या? बी और डी निकालना है। आप बोलेंगे बी और डी नहीं हो सकता था क्या? बिल्कुल हो सकता था, फिर आप ए और सी आपको कैलकुलेट करने थे। मैं यहाँ पे पहले एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये वाला पार्ट पे फोकस कर रहा हूं, यदि मुझे बी पार्ट आ जाएगा तो डी भी आ जाएगा। देखिएगा, आपको बस एक के ऊपर काम करना है, आपको यहाँ पे बस बी वर्टिसेज निकाल लेंगे तो आपका डी भी निकल के आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले मुझे एक और बात बताओ आप लोग, ये जो हमारे पास ए और सी को ज्वाइंट करा और बी और डी को ज्वाइंट करा, दोनों का जो मिड पॉइंट है, चलो क्या मिड पॉइंट को बोलना चाहिए? एम बोल देता हूं, चलेगा ना? ठीक है, ये हमारे पास एम पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये एम पॉइंट आ गया। ये एम पॉइंट कितना होगा बता पाएंगे क्या? मतलब एम पॉइंट क्या होता है? एसी का मिड पॉइंट या बीडी का भी मिड पॉइंट, दोनों क्या होते हैं? कौन-साइड कर रहे होते हैं? एसी का मिड पॉइंट, बीडी का मिड पॉइंट कौन-साइड कर रहा होता है? ठीक है बच्चों, यदि ये कौन-साइड कर रहा होता है तो ये पॉइंट बता दीजिए मुझे, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बच्चों, आपके पास देख लीजिए 3 और ये 1, आपके पास 4/2 मतलब कितना हो जाएगा 2 और ये 4 माइनस आपके पास कितना 1, तो कितना 3/2 आपके पास ये आ गया 2,3/2 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक समझने में? ठीक है सर, ये मिड पॉइंट भी निकाल लिया। क्या मैं एसी का लेंथ निकाल सकूंगा क्या? एसी का लेंथ कितना हो जाएगा? ये ए और ये सी है, डायगोनल का लेंथ। आपको ये भी पता होगा कि एसी का जो डायगोनल का लेंथ है, वहीं आपके पास क्या बीडी का भी डायगोनल लेंथ होने वाला है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं बच्चों। ठीक है, क्या मुझे एसी का लेंथ बता देंगे क्या? 3 माइनस आपके पास कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 एंड यहाँ पे 4 माइनस होने से आपके पास 5 25 मिस कितना हो गया बच्चों? √29 हो गया, √29 आ गया एसी लेंथ। एसी लेंथ यदि √29 तो एएम लेंथ कितना? एएम बोलो या आपके पास एमसी बोलो या बीएम बोलो या आपके पास एमडी बोलो, सब तो एक ही बात है ना बच्चों। ये कितना √29/2, चलो ये भी निकाल दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले ए वर्टिसेज और आपके पास यहाँ पे सी वर्टिसेज गिवन थे, ये गिवन थे तो मिड पॉइंट निकाल लियो, मिड पॉइंट निकालने के बाद एसी का लेंथ भी निकाल लिया। ठीक है, डायगोनल का लेंथ भी आपके पास आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ये वाला लेंथ या ये लेंथ या ये लेंथ ऐसा भी मैं कैलकुलेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि चलो ये कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको क्या बोलना पसंद करेंगे आप बताइए बच्चे? यहाँ पे आप इसको क्या लिखना पसंद करेंगे? x, y लिख देता हूँ, चलेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आप x1/1 बोल दो, x, y बोल दो, कुछ भी लिखो, क्या ही दिक्कत, मुझे यही कैलकुलेट करना है, ये बी पॉइंट कैलकुलेट करना है बच्चों।
तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात, स्क्वायर की जो सबसे बेसिक बात होती है बच्चों, क्या होती है बेसिक बात? कि आपके पास स्क्वायर में चारों साइड तो इक्वल होती है, डायगोनल भी इक्वल होती है, सही? तो ये कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं ना हम लोग। आपके पास क्या कि सबसे बेसिक वाला कंसेप्ट ए बी इक्वल टू बी सी, सबसे पहला कुछ ऐसा, ए बी ये लेंथ और ये लेंथ क्या होने वाले थे? इक्वल होने वाले थे। हर कोई ये बोलेगा कि साइड लेंथ तो इक्वल होता है, तो पहले यही तो काम कर लो आप। तो ये लेंथ आपके पास कितना हो जाएगा? डिस्टेंस निकालिए ए बी का। ए बी का डिस्टेंस मतलब क्या? x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर बच्चों, इक्वल टू, मैं स्क्वायरिंग पे कर दिया, इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों तरफ। तो यहाँ पे BC का कितना हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से इसको ओपन करिए। कितना? x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल, y स्क्वायर y वाला पार्ट कैंसिल। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। इसको यदि मैं ओपन करूंगा तो x स्क्वायर यहाँ पे, x स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल करो ना। आपको लिख के इतना बेकार वाला फॉर्मेट क्यों चाहिए? नहीं चाहिए ना मुझे, डायरेक्टली रिजल्ट लिखता हूं। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद कितना बचेगा? माइनस 6x प्लस 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? आपके पास ये माइनस 8y प्लस कितना? 16 इक्वल टू यहाँ पे कितना बच्चों? माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पे कितना? 2y प्लस 1, कुछ ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं? तो आपके पास देखिए माइनस 6x, आपके पास यहाँ पे माइनस 2x, फिर y वाला पार्ट बना, तो क्या यहाँ से इक्वेशंस बन जाएंगे क्या? कितना इक्वेशंस हो जाएगा? 4x प्लस आपके पास 10y इक्वल टू 23। एक इक्वेशंस आपके सामने आ जाएंगे, 4x प्लस 10y इक्वल टू कितना बच्चों? 23। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक इक्वेशन तो बना यहाँ से, ये इक्वल टू ये वाला पार्ट करा। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक तो समझ में आता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे अब कौन सा कंडीशंस लगाएंगे? अब तो डायगोनल लेंथ इक्वल होता है, सही बात है, ए बी और आपके पास सॉरी AC और BD इक्वल होता है। क्या आप ऐसा करोगे क्या? डायगोनल ये तो लेंथ समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट भी एज्यूम करना पड़ेगा। वही क्या बोला कि एक से काम बन जाएंगे, यदि आप एक कोई वर्टिसेज एज्यूम कर लेते B और D में से, उससे काम निकाल लेंगे आप। तो मुझे क्या बताइए ना कि मैं XY में एक और रिलेशन दिखाना चाहूंगा, तो कौन सा ज्यादा बढ़िया होगा? ये लेंथ निकालू क्या? ये लेंथ तो निकाला था आपने, कितना था? √29/2। देख लीजिए, √29/2 था ये लेंथ। तो क्या इसका कोऑर्डिनेट भी मालूम है क्या? हाँ, कोऑर्डिनेट भी मालूम। कितना है कोऑर्डिनेट बच्चों? आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 2,3/2, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3/2। तो क्या ये डिस्टेंस निकाल लेता हूं? बिल्कुल निकाल लेते। अब क्या बोलेंगे? BM का डिस्टेंस कितना आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बच्चों। और ये लेंथ कितना था आपके पास? BM √29/2 था। तो आप स्क्वायरिंग यदि बोथ साइड कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे, ये वाला बता दीजिए मुझे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों हो जाएगा? 29/4 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ये सेकंड इक्वेशन है, रहने देते हैं ऐसा ही सेकंड इक्वेशन। आप चाहो तो ओपन कर लो, इसको अच्छे से ओपन कर सकते थे, अदरवाइज ठीक है ऐसे रहने देते। अब आपके पास एक इक्वेशन की दूसरा वाला इक्वेशन की, दो इक्वेशन तो क्रिएट हो गया। दो इक्वेशन की वेरिएबल कितने बच्चों? x और y, दो ही वेरिएबल है। टू इक्वेशंस टू वेरिएबल का सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। कैसे सॉल्व करेंगे? आप फर्स्ट इक्वेशन से मान लीजिए x की वैल्यू उठा के यहां रख दो, या y की वैल्यू उठा के यहां रख दो, वो आपकी मर्जी, आप कोई भी उठा सकते हैं। जो आपको आसान लगता है उसको उठाइए यहां से। क्या आसान लगता है बताइए मुझे यहां से। क्या मैं यहां से उठाना चाहूंगा? इस पार्ट से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं ना, y की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देता हूं। कितना हो जाएगा y? मुझे बताइए यहां से y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 23 माइनस 4, ये 23 माइनस 4x डिवाइडेड बाय कितना बच्चों? 10 हो जाएगा क्या? बिल्कुल। ये वाला वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। मैं क्या करूं? सॉल्व 1 and 2 को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? 1 से y की वैल्यू निकालना पड़ा इन टर्म्स ऑफ x, और ये वाला वैल्यू फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं मैं। जैसे आप यहां पे ये काम करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों? 23 माइनस 4x बाय 10 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 29/4। बहुत ही अच्छा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। आपका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशंस भी सीखिए यहाँ पे, क्योंकि आपको फाइनल आंसर निकालने होते हैं बच्चों। आप ऐसे नहीं कि बस कंसेप्ट समझ में आ रहा है ठीक है छोड़ दिए चले आगे बढ़ते हैं। आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इस चीजों को देखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या था बच्चों? ये आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। इधर कितना हो गया आपके पास? यदि इसका एलसीएम लेते तो 10 होता आपके पास ये वाला पार्ट, यहाँ पे तो ठीक ही है। यहाँ पे कितना आ जाएंगे आपके पास? 5 15। तो क्या लिख पाऊंगा मैं यहाँ पे बच्चों? आपके पास क्या आ जाएगा बताइए मुझे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये वाला पार्ट 23 माइनस 4x, 23 माइनस 4x
माइनस, यदि एलसीएम 10 था तो आपके पास यहाँ पे कितना 15, तो 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा बच्चों 23 माइनस 15 आपके पास 8 क्या, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं यहाँ पे 8 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 10, क्या आप ये बात समझ पा रहे, इक्वल टू 29/4। क्या आप यहाँ पे ये बात समझ पा रहे क्या करा, ये दोनों कैल्शियम तो ले सकते थे, 10 और 2 कैल्शियम कितना आपके पास 10 हो गया, ठीक है। 10 जैसे हो गया तो आपके पास यहाँ पे तो एज इट इज 23 माइनस 4x, यहाँ कितना हो जाएगा 5 मल्टीपल 15 हो जाएंगे, 23 माइनस 15 आपके पास कितना 8 आता है, ठीक है। आपके पास ये 8 माइनस कितना बच्चों आपके पास 4x डिवाइडेड बाई 10। अब चाहो तो कुछ कॉमन निकाल पाएंगे क्या, कॉमन निकाल पाएंगे तो कॉमन निकाल लो, अदरवाइज कोई खास दिक्कत नहीं था। यदि आप कॉमन निकालने जाते तो देखो क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां से मैं क्या करता हूं 4 कॉमन लेता हूं, 4 कॉमन लेता हूं और नीचे से 5 कॉमन लेने की कोशिश करता हूं। यदि 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस एक्स आपके पास, ठीक है बच्चों। 5 कॉमन लेंगे आपके पास यहाँ पे 10 था ना, 10 डायरेक्टली 10 तो आप डायरेक्टली कॉमन ले पाएंगे क्या, नहीं ले पाएंगे। तो नहीं ले पाएंगे तो 1 मिनट मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूं कि आपके पास अंदर से यहाँ पे 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, या आप पहली बात तो ये बात कर लो कि यहाँ पे कितना आपके पास 5 है, यहाँ आपके पास कितना 4 है और यहाँ पे आपके पास 2 है। पहले एक लाइन ऐसा कर लीजिए, तो मतलब क्या 8 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 10 को मैं क्या लिख सकता था बच्चों, आपके पास 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5 लिख सकते थे, 2 से कैंसिल कर लिया पहले, जो भी सिंपल हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरह का पार्ट। अब मुझे बताइए आप क्या कॉमन ले लूंगा यहाँ पे, अब आपके पास क्या, यदि 2 कॉमन ले लेते तो 2 कॉमन ले लेते, ये कितना 4 डिवाइडेड बाई 25 और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोले x माइनस 2 का होल स्क्वायर बोले, एक ही बात है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 29/4, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4/25 है, आप दोनों में ये वाला पार्ट तो सेम है, क्या लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इतना के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 बाय आपके पास 25, 1 प्लस 4/25 कितना होता है बच्चों आपके पास 29/25, ये पार्ट इक्वल टू कितना बच्चों 29/4, ये पार्ट। तो आपके पास ये 29 से 29 कैंसिल हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस करके दिखा देता हूं आपको, ये कितना हो गया बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपके पास 25/4, ठीक है बच्चों। तो x माइनस 2 इक्वल टू कितना आपके पास प्लस माइनस 5/2, ठीक, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस 5/2, 2 प्लस माइनस कितना बच्चों 5/2 आपके पास आ गया। तो यहां से x की दो वैल्यू निकल के आ जाएंगे, आपके पास फर्स्ट वाला वैल्यू प्लस लीजिए तो कितना हो जाएगा 9/2, दूसरा वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -1/2 हो जाएगा, ठीक है। दो वैल्यूज निकला, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस y भी आ जाएंगे क्या, बिल्कुल आ जाएंगे सर। y की वैल्यू कितना हो जाएगा, यदि x की वैल्यू 9/2 लेते हैं तो y की वैल्यू ये 1/2 आता है, और यदि x की वैल्यू -1/2 लेते हैं तो ये वैल्यू आपके पास 5/2 आ जाता बच्चों, ठीक है। आप बोलेंगे कि दो कोऑर्डिनेट के बारे में, यहाँ पे p कोऑर्डिनेट और आपके पास ये b कोऑर्डिनेट और d कोऑर्डिनेट का बच्चों, तो मान लीजिए ये यदि कोऑर्डिनेट b है तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या था d कोऑर्डिनेट था, कोई एक को b बोल दो, कोई एक को आपके पास d बोल दो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है फिलहाल हमारे पास। ये कोऑर्डिनेट b और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना बच्चों d आ गया। तो एक स्क्वायर के रिमेनिंग 2 वर्टिसेस निकालने के लिए आप देख रहे हैं आपके पास कैलकुलेशंस कांसेप्ट वाइज बहुत ही सिंपल था, बट यहाँ पे कैलकुलेशंस मैटर करता है बच्चों। तो कैलकुलेशंस भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, इक्वेशंस को स्मार्टली तरीके से सॉल्व करने के लिए आनी चाहिए, अदरवाइज बहुत ही गंदे तरीके से आप फंस जाएंगे, आपका इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाता यदि आप थोड़ा सा स्मार्ट काम नहीं करते तो, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा, आप नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके सामने, यहां पे क्या है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी the a b and c are alpha beta 1,2 and 2,3, ठीक है बच्चों, where alpha beta belongs to I, if the point A lies on the line y equal to 2x plus 3 and the area, मतलब आपके पास ये जो डेल्टा का सिंबल है ये क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल था, the triangle ABC is such that, मतलब ये आपके पास एरिया था डेल्टा, such that एरिया ऑफ ट्रायंगल का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो बॉक्स है बच्चों आपके पास क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2, देन फाइंड ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज, ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए कितने हो जाएंगे ये आपसे पूछा है बच्चों, और क्या होंगे वो भी बात कर सकते थे, या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे ऐसे भी आप बात कर सकते थे, ठीक है बच्चों। सबसे पहली बात तो ये जो यहाँ पे है आप ये बोल सकते थे कि दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस बच्चों, ये आपके पास ये बॉक्स फंक्शंस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बोला कि कोई एक ट्रायंगल है, आप पहले थोड़ा रफली एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक,
ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, ये कोई सी पॉइंट है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको ये अच्छा वाला कोऑर्डिनेट दिया 1,2, ठीक है। ये आपके पास 2,3, लेकिन यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा बोला। और एक और बात, इफ द पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन कितना 2x + 3, तो देखिए क्या करते हैं आप कि आपके पास ये बोलेंगे पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन, आपके पास क्या था y = 2x + 3, तो पॉइंट ए क्या था अल्फा कॉमा बीटा, तो यहां क्या होगा, ये तो सेटिस्फाई करेगा। सो बीटा = 2α + 3, ऐसा बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो इक्वेशन 1 बना लिया, इसका जरूरत पड़ेगा आगे तो हम यूज कर लेंगे। बीटा = कितना बच्चों 2α + 3। मुझे बताइए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको जो अल्फा कॉमा बीटा दिया था इसको कैसे लिखना चाहिए। आप तो ये तो डायरेक्टली अल्फा कॉमा बीटा लिख लो सर, कोई दिक्कत नहीं। दो अननोन्स आपके पास अल्फा और बीटा, क्या मैं दो अननोन्स को एक सिंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं इस रिलेशन से? बिल्कुल कर सकते हैं आप। इसको अल्फा तो सेकंड वाले पार्ट को क्या बोलेंगे 2α + 3, थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा चीजें, ठीक। आप ऐसा काम करते हैं, अदरवाइज इसको अल्फा कॉमा बीटा लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलेगा। आपको मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया ये वाला पार्ट। अब मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल पाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास एबीसी, इसको यहाँ पे क्या बोला डेल्टा बोला, ठीक है। ये डेल्टा बोलेंगे, यहाँ पे सिंबल्स है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ आपके पास क्या x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या? ठीक, डायरेक्टली काम करते चलिए। अल्फा आपके पास यहाँ पे हो जाएगा ये कितना 2 - 3, ठीक है, प्लस आपके पास क्या मान लो कि किसके कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रेक करोगे, फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस आप लो के कॉरेस्पॉन्डेंस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप लिखिए, आप खुद से लिखने की कोशिश करिए। अल्फा × 2 - 3, यहाँ पे कितना था 1 × आपके पास ये 1 × आपके पास कितना हो जाएंगे 3 - 2α - 3, ठीक है। उसके बाद क्या प्लस आपके पास यहाँ पे कितना 2 बच्चों आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप मॉडुलस लगा लीजिए, कोई खास दिक्कत नहीं। 2 कितना हो जाएंगे बच्चों आपके पास यहाँ पे 2α + 3 - 2, कुछ ऐसा पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट आपके पास 2α + 3 - 2। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 1/2 टाइम्स ऑफ ये जो कंप्लीट पार्ट आप इसको सॉल्व करिए, ये अल्फा + 2 आता है। आप लोग जो भी मेथड जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को, मैं आपको पहले बता चुका हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने के दो तरीके होते थे आपको, ठीक है। एक डिटरमिनेंट वाला फॉर्मेट में आपके पास 3 × 3 का डिटरमिनेंट बनता था, एक डायरेक्ट मेथड जो कि पॉलीगॉन्स लॉ के लिए पॉलीगॉन्स में पॉलीगॉन के किसी भी पॉलीगॉन्स के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया था, या फोर साइड वाले पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए बताया था। कैसे लिखते थे, बस दो वाला डिटरमिनेंट क्या लिखते थे बच्चों x1 x2 y1 y2 डिटरमिनेंट प्लस आपके पास x2 x3 y2 y3 डिटरमिनेंट प्लस एंड सो ऑन। आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखिएगा आपको वो मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उस तरह से निकाल सकते थे, या आपने पहले जो भी जानते हैं उसी मेथड से काम कर लो, कोई खास दिक्कत तो नहीं है। ये पार्ट आपके पास आ गया, डेल्टा तो आ गया। अब मुझे क्या बोला, ये जो पार्ट निकला है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितना = 2 दिया है। मुझे बता दीजिए कि आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास पार्ट है, मैं चल ठीक है यहाँ पे स्पेस बनाता हूं थोड़ा सा, देखिएगा मैं यहाँ स्पेस बनाता हूं, ठीक। मुझे यहाँ पे बोला गया है कि ये जो पार्ट है डेल्टा, चलिए यहां से बात कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डेल्टा = 2, इसका मतलब क्या सर, ये डेल्टा की जो वैल्यूज है कहां से कहां तक ला करेंगे, बताइए मुझे कहां से कहां तक ला करेंगे। आप बोलोगे 2 तो होंगे ही होंगे, 3 पे ओपन होने वाले थे सर। इससे आप ये समझ पाते हो क्या बच्चों, बताइए क्या यहां से ये वाला पार्ट समझ पाते हैं क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आपको मैं याद दिलाऊं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x = 4, तो x की वैल्यू क्या होती थी बच्चों 4 से लेके 5 तक, 4 पे क्लोज 5 पे ओपन होता था, क्योंकि 4 से 5 के बीच में कोई भी नंबर में रखूंगा तो आपके पास 4 आएंगे, 4 भी रखने पे 4 होगा, लेकिन 5 ले सकता था क्या? नहीं ले सकता था। इसलिए ये पार्ट इक्वल अप है, तो आप इसको ऐसे लिख पाते हैं। यहाँ पे ये है ऐसा, तो इसको आप ऐसे लिख पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, समझ में आया ये ना? ठीक है, आपको ये कंसेप्ट आता है। आप चाहो तो साइड में ये मेंशन कर लेना, ये प्रॉपर्टीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की। जब आपने ऐसा लिख दिया तो मुझे बताइए यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था बच्चों 1/2 टाइम्स ऑफ आपके पास क्या अल्फा + 2। ये वैल्यूज कहां से कहां लेकर आने वाली है 2 से लेके 3 के बीच में। ये वाला पार्ट को मैं इधर साइड कर लेता हूं, ठीक है बच्चों। आप समझिएगा ये पार्ट आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूं। यदि आपके पास ऐसा है तो आप सबसे पहली बात तो ये वाला 2 वाला पार्ट के लिए आप इधर भी भेजो, यहाँ पे भी भेजो, कितना हो जाएगा अल्फा + 2 की वैल्यू, अल्फा + 2 का मॉडुलस वैल्यूज कितना बच्चों 4 से लेके आपके पास 6 के बीच में। 4 से लेके 6 के बीच में ये वाला पार्ट देखिए आप, 4 से लेके 6 के बीच में। तो आप इसको कैसे लिखते हैं,
आप इस पार्ट को कैसे लिखते थे, यहाँ पे अगेन एक मॉडुलस का प्रॉपर्टी यूज हो जाता है। मॉडुलस का प्रॉपर्टीज क्या है मैं यहाँ पे बता दूं। मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू यदि मान लीजिए ए से बी के बीच है, यहाँ पे इक्वल टू था ना, तो ठीक है, एग्जैक्ट वे में यही लेके चलते अपन, ये कंसेप्ट में बता रहा हूं यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू होती है माइनस बी से माइनस ए, यहाँ पे ओपन यहाँ क्लोज, यूनियन ए टू बी यहाँ क्लोज यहाँ पे, ये वाला पार्ट। ये प्रॉपर्टीज होती है बच्चों मॉडुलस की, आप मॉडुलस वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। आपके पास ये क्या मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे माइनस बी से, ये वाला माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए टू बी हो जाता है। यहाँ पे देखिए माइनस ए पे क्लोज इंटरवल, ए पे भी क्लोज इंटरवल, माइनस बी और बी पे ओपन इंटरवल है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसी तरीके से कुछ बात कर रहा था। ठीक है बच्चों, क्या आप इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज लिख पाएंगे क्या? आप एक बार लिख लीजिए इसको। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इस पार्ट को हटा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको अच्छे से कैलकुलेट भी कर लेंगे। ये तो नोट कर लिया ना बच्चों आपने? ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको कंप्लीट कर लीजिए एक बार, फिर मैं आपको ये वाला पार्ट कैसे आगे सॉल्व होगा वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिएगा, यदि आपके पास यहाँ पे ऐसा है, क्या पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो अल्फा प्लस 2 की जो वैल्यूज होगी बच्चों, अल्फा प्लस 2 की जो वैल्यूज होगी, पहला वैल्यूज आप इंटरवल फॉर्मेट में लिखिए ना, कितना हो जाएगी -6 से -4, -6 से -4, यहाँ पे ओपन यहाँ पे क्लोज, यूनियन, ये पार्ट के होंगे, यूनियन आपके पास क्या अगेन अल्फा प्लस 2 की जो वैल्यूज होगी आपके पास 4 से 6 के बीच में होगी। ठीक है बच्चों, आप समझ पा रहे हो? यहां से मुझे अल्फा वैल्यू बता दीजिए, ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो -8, और यहाँ कितना हो जाएगा, राइट साइड भेजिए तो ये पार्ट आपके पास -6, -8 से -6 यहाँ पे होंगे, यूनियन ये वाला पार्ट बता दो बच्चों, 2 आपके पास यहाँ इक्वल टू ये वाला कितना 4 हो जाएगा, ये वाला पार्ट आ गया। मुझे क्या से बताइए अल्फा की वैल्यू इस पार्टिकुलर इंटरवल में इंटीजर वैल्यू क्या है, -8 लेंगे क्या नहीं लेंगे, क्या लेंगे -7 लेंगे और -6 लेंगे। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे और क्या लेंगे बच्चों आपके पास 3 लेंगे। अल्फा की कितनी वैल्यूज आ गई यहाँ पे 4 वैल्यूज आ गई। यदि अल्फा की 4 वैल्यूज यदि बीटा की भी 4 वैल्यूज आ जाएंगे ना बच्चों, तो 4 वैल्यूज आ जाएंगे। आपसे पूछा ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स, तो क्या कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल पा रहे आप यहाँ पे, बिल्कुल निकाल पा रहे। यदि मुझे बताइए अल्फा की वैल्यू -7, अल्फा की वैल्यू -7 तो बीटा की वैल्यू कितना आता है -11 आता है। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस बात कर लेता हूं मैं, जब -6 के कॉरेस्पॉन्डेंस बात करेंगे, अब बोलोगे ये निकाल कैसे है आपसे, अल्फा की वैल्यू यहां पुट करके बीटा आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में, कोई दिक्कत है क्या? ठीक, -6 रखने पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये पार्ट आपके पास -9 आ जाता है। यदि 2 रखेंगे तो 2 रखने पे वैल्यू ये 7 आ जाता है और ये वाला 3 रखने पे 9 आ जाता है वैल्यू आपके पास। कोई दिक्कत है बताइए मुझे, ठीक है ना? तो आपके पास ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए कितने हो जाएंगे आपके पास, -7, -11 एक पॉइंट ये हो जाएगा, -6, -9 ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2, 7 हो जाएगा, 3, 9 हो जाएगा। तो ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स निकला ये किसका कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट ए का ही तो कोऑर्डिनेट्स है। तो कितने कोऑर्डिनेट्स यहां बन रहे हैं ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स में, 4 कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, 4 पॉइंट्स पॉसिबल, 4 पॉइंट्स पॉसिबल, आपके पास ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास क्या है, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए साइड ऑफ ए रोम्बस आर 4,5 एंड 1,1। ठीक है, द मैक्सिमम एरिया ऑफ रोम्बस इज, मैक्सिमम एरिया ऑफ रोम्बस पूछा बच्चों। क्या करना चाहिए मुझे, एक रोम्बस पहले बना लो ना, एक रोम्बस आप फॉर्म कर लो, मान लो कुछ ऐसा है। ठीक है, रोम्बस मतलब आपके पास ऑल 4 साइड्स क्या है, इक्वल है। आप वर्टिसेस नाम देना चाहेंगे तो ए दे दो, इसका ये वाला पार्ट, चलो इधर से लिख लेते ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला आपके पास एक डायगोनल, ये वाला एक डायगोनल है, डायगोनल है, ये ऐसा क्यों बन रहा है ऐसा पार्ट है। ठीक है, फिर भी कनेक्टेड है, कोई बात नहीं, आपका काम चलाइए। आपके पास क्या ए सी एंड बी डी दो डायगोनल्स है। क्या बोला, एक्सट्रीमिटीज ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस, कोई भी एक साइड उठा लीजिए यहाँ पे, कोई भी एक साइड, मान लो कौन सा साइड, ए बी ले लेते ना, ये कितना आपके पास 4,5, ठीक, और ये वाला कितना था बच्चों आपके पास 1,1 था। ए एंड बी आपको गिवन, कोई भी दो आपके पास वर्टिसेस गिवन है, किसी एक साइड्स के दो आपके पास, ऐसा नहीं कि ये वाला और ये वाला, फिर वो साइड्स का एंड पॉइंट्स गिवन नहीं हुआ ना, एक्सट्रीमिटीज का मतलब एंड पॉइंट्स की बात हो रही है, ये गिवन है। मुझे बताइए सबसे पहली बात, ए बी लेंथ कितना
ए भी लेंथ कितना, आप ये लेंथ निकालेंगे तो आपके पास कितना 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, आपके पास 25 मींस कितना 5। ए भी कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक, मतलब ये लेंथ आपके पास 5 आ गया। मुझे बताइए कि ये वाला पार्ट यहां से लेके ये एक डायगोनल है और ये वाला एक डायगोनल है। मैं सिर्फ इतना पार्ट बोलता हूं, ये वाला पार्ट कितना, इसको आप ए बोल दो थोड़ा देर के लिए, इसको आप बी बोल दो। ये पार्ट कितना है, बी है। आप समझ में, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं, इसको आप चलो कुछ नाम दे दो, एम पॉइंट दे दो। ए एम कितना है, ए है, और आपके पास एम बी कितना है, बी है। मुझे ये बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, मैं 25 लिख लूं क्या, चलेगा क्या? क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होता है, बस डायगोनल्स तो परपेंडिकुलर आते हैं बच्चों। तो ये स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। आप ऐसा तो लिख पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ये जो एंगल आपके पास ये वाला, आपके पास इसको चलो थीटा बोल देते हैं, इसको थीटा बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। ये वाला एंगल आपके पास क्या है, थीटा है। कौन सा एंगल, ये वाला पार्ट, ये आपके पास थीटा है। यदि आपके पास ये थीटा है तो मैं क्या यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ए बी एम में, यहाँ पे cos थीटा के बाद कर पाऊंगा क्या, कितना हो जाएगा cos थीटा, ये sin थीटा। इन ट्रायंगल में लिखता हूं ए बी एम, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी एम cos थीटा इक्वल टू बताइए मुझे, cos थीटा इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। इट मींस a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 5 cos थीटा। और b इक्वल टू इस तरह से यदि sin थीटा लगाएंगे तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 sin थीटा। आप इतना क्यों कर रहे थे सर, डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट बोलिए ना, कि ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट इसका, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में cos जाता है और वर्टिकल वाले में sin जाता है, वही बात है, ठीक है। आप समझ लिया अब तो ठीक है। चलिए पार्ट भी हो गया। मुझे बताइए एरिया ऑफ रम्बस, एरिया ऑफ रम्बस कितना होता है, हाफ d1 d2। d1 d2 क्या है, फर्स्ट डायगोनल कितना है, ये तो a था, ये टोटल कितना 2 है, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट होता है, तो क्या बोलेंगे 2 है। सेकंड कितना बच्चों, आपके पास ये b, तो ये टोटल कितना 2b, ये 2b, तो आपके पास कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2a भी आ गया क्या, बिल्कुल ये पार्ट आ गया, ठीक है। ये एरिया है, मतलब आपके पास एरिया इक्वल टू कितना है, 2ab है। एक वैल्यू तो आपने यहां निकाला, b भी निकाला था, मैं यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं पहले बात तो। 2 a कितना 5 cos थीटा, b कितना 5 sin थीटा, तो आपके पास कितने हो जाएंगे बच्चों ये 25, और आपके पास क्या 2 sin थीटा cos थीटा कितना sin 2 थीटा। एरिया इक्वल टू कितना आ गया, ये वाला पार्ट आ गया। आप बोलेंगे क्वेश्चन में थीटा तो था ही नहीं सर, थीटा कहां से ले आया था आपने, थीटा थोड़ा सा एज्यूम करा था। चलिए ना हटाते हैं, हमें क्या बोला मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी बच्चों, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या है 25 तो फिक्स है ना, sin 2 थीटा की तो मैक्सिमम बनेंगे ना, sin 2 थीटा या sin थीटा, sin के अंदर में कुछ भी रखिए, sin समथिंग कितना मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना, और मिनिमम कितना -1 होती। मुझे क्या बोला मैक्सिमम बोलोगे, मैक्सिमम एरिया, तो मैं क्या बोलूंगा sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना बोलूंगा 1 बोलूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 into 1, आपके पास कितना 25, मैक्सिमम एरिया तो 25 आ गया। कहां पे मैक्सिमम आया सर, जहां पे sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम थी, मैक्सिमम वैल्यू कितना थी 1 थी, इट मींस 2 थीटा की वैल्यू कितना थी π/2 थी, तो थीटा की वैल्यू कितना थी π/4 थी, थीटा की वैल्यू π/4 थी, थीटा की वैल्यू π/4, तो ये वाला भी π/4 मींस ये एंगल भी आपके पास कितना हो गया 90 हो गया। इट मींस यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि आपके पास थीटा इक्वल टू π/4 का मतलब आपके पास ये थीटा तो ये वाला भी थीटा होता, ठीक है। टोटल 2 थीटा कि आपके पास वैल्यू कितना π/2 मींस ये भी π/2 साइड भी इक्वल होते हैं, आपके पास ये वाला पार्ट भी इक्वल हो गया, डायगोनल्स भी इक्वल हो गया। इट मींस रोम्बस जो है कन्वर्ट हो गया किसमें बच्चों, स्क्वायर में। किसी भी रोम्बस का मैक्सिमम एरिया तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये पॉसिबल केसेस बनती है। आपका मैक्सिमम एरिया पूछा था, आंसर तो यही हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। ये तो चलो ठीक है, आप जान पा रहे हैं, ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स अल्फा कॉमा बीटा, नंबर ऑफ पॉइंट्स अल्फा कॉमा बीटा सच दैट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू 1 से लेके 4 तक, एंड द इक्वेशंस अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स के बारे में क्या करते हैं बच्चों, रियल रूट का मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यदि मैं यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है और इसके रूट्स रियल बोल दिया, तो मैं क्या बात करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b² - 4ac
आपके पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मींस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, आपके पास कितना हो जाएगा ये बोला बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर 4 अल्फा इंटू 1, ठीक है बच्चों, बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अल्फा आ गया, ठीक है, ये पार्ट आ गया। लेकिन आप यहां पे देखिए अल्फा और बीटा की बात जो है, अल्फा कोमा बीटा की जो बात है बच्चों, बिलोंग्स टू कहां से कहां है 1 2 3 4, बस इतना ही वैल्यू हम रख सकते हैं, ले सकते हैं। इससे कितने पॉसिबल पॉइंट्स बन जाएंगे आपके पास अल्फा कोमा बीटा के फॉर्मेट में, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक एक करके बात कर लेता हूं। इफ अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा की वैल्यू पहले 1 लिया, अल्फा की वैल्यू 1 लेंगे तो मुझे ये बताओ क्या हो जाएगा कंडीशंस, बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 4, आपके पास कितना 4, अल्फा की जगह कितना 1 रख लेते हैं। यदि अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहां से बीटा क्या क्या पॉसिबल हो सकता है बच्चों, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या मैं 1 ले सकता हूं, नहीं, क्या मैं 2 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सही तो है। 3 ले सकता हूं क्या, बिल्कुल, 4 भी ले सकता हूं क्या, ठीक है, देख लीजिए आप इस तरह से आप अल्फा की वैल्यू 2 ले लीजिए तो बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा, यहां देखिए 2 रखेंगे तो ये कितना 8 आ जाएगा। तो यहां से बीटा कितने पॉसिबल हो सकते थे, क्या मैं 1 लूंगा, नहीं, 2 लूंगा मैं क्या, नहीं, 3 लूंगा मैं क्या, बिल्कुल हो सकता है, तो बीटा की वैल्यू 3, 4 भी आएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। देख लीजिए कंडीशंस उठा के, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 3 तो बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये तो 12 आ जाएगा, 12, तो यहां से बीटा की वैल्यू क्या मैं 3 ले पाऊंगा क्या, नहीं ले पाऊंगा, 3 होगा तो कितना 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 गलत हो जाएगा, तो क्या रखेंगे हम 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, अल्फा की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आपके पास ये बच्चों 16, इट मींस यहां से बीटा की वैल्यू क्या एक ही वैल्यू लिया जा सकता था, 4 लिया जा सकता था। आप यहां पे मुझे ये बताइए कि सो पॉइंट्स कितने बन जाएंगे, पॉइंट्स आपको अल्फा कोमा बीटा पूछा था ना, तो अल्फा कोमा बीटा की क्या पॉसिबिलिटीज बनती है बच्चों, 1,2, ठीक है, 1,3 एंड 1,4, ये 3 पॉइंट्स तो बने, ठीक है, 1,2 1,3 1,4, फिर बताइए 2,3 2,4 2,3 2,4 बच्चों, ठीक है, यहां पे 3,4 आपके पास कितना 4,4 ऐसे पॉइंट्स बने, 3,4 4,4 कितने पॉइंट्स बन गए बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, कितने पॉसिबल पॉइंट्स बन हुए थे, 7 पॉसिबल पॉइंट्स बन हुए थे, 7 पॉइंट्स बन हुए थे। यदि नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा जाता, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं 7, और क्या क्या पॉइंट बन रहा है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ही तो पूछा मुझे, कितने बच्चों आपके पास 7 हो गए, बस आपको ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं थी, बस अल्फा आपके पास 1 तो यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पॉइंट, बस यहाँ से आप काउंटिंग करके बता देते आंसर आ जाता, क्या पॉइंट बना था वो भी चलो लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग लोकस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लोकस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लोकस का मतलब क्या होना पता होना चाहिए, लोकस मींस पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, कोई भी आपके पास एक पार्टिकल है, कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट पे आपके पास कोई पार्टिकल है, वो पॉइंट या वो पार्टिकल किस तरह से प्लेन में मूव करता है, प्लेन में जिस तरह से मूव करेगा तो वो क्या होगा, कोई एक पाथ ट्रेवल कर रहा होगा, तो वही आपके पास पाथ ट्रेवल वाले पार्टिकल क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके पास लोकस कहलाते हैं। लोकस मींस आपको जो समझ में लगेगा यहाँ पे, लोकस मींस पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी बात करते हैं, चाहे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, सबके सब क्या है, लोकस ही तो है, किसका, किसी एक पॉइंट का लोकस होता है। आप जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखते हैं बच्चों, वो सभी की सभी क्या है, किसी न किसी एक पॉइंट का लोकस निकल के आता है। लोकस मींस आपके पास क्या, पाथ ट्रेवल ऑफ द पार्टिकल, ये तो चलो समझ में आता है सर। और क्या समझते हैं, लोकस मींस रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या, जैसे मान लीजिए आप 2D में बात करते थे x और y, ये दो वेरिएबल्स है, 3D में बात करेंगे तो x y एंड z, तो आप क्या 3D वाला पार्ट में भी लोकस हुआ होगा क्या, बिल्कुल होता है बच्चों, ठीक है। मैं तो अभी 2D में बात कर लेता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात कर लेता हूँ, वेक्टर 3D में बात नहीं कर रहा है। तो यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो कोई भी आपके पास एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट का नाम आप बोलते कि h, k, ठीक है, उस पॉइंट को बोलते थे कि h, k, आप एज्यूम करते थे। यहाँ देखिए मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे बात लिखा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या है, पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड लोकस, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला स्टेप टू फाइंड लोकस, लोकस निकालने के क्या मेथड्स होता है, 2 3 4 सिंपलेस्ट वे में यहाँ पे मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स ph, k,
जिस भी पॉइंट पे मुझे लोकस निकालना है उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, h के ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ठीक है, समझ में आता है। यूजिंग द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, आपके सामने जो भी बात बोला जाएगा क्वेश्चंस में कुछ भी तो मेंशन होगा ना, कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, मैथमेटिकल कंडीशंस कुछ तो होंगे ना बच्चों, उस कंडीशंस को यूज करते हुए मुझे राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग h एंड k, हम लोग h और k में एक इक्वेशंस इन्वॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंडीशंस या मैथमेटिकल कंडीशंस को लगाने के बाद, ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल कंडीशंस क्या होगा, तो बहुत सारे केसेज में पाइथागोरस थ्योरम का कांसेप्ट लगा लेते हैं, बहुत सारे केसेज में ट्रिगोनोमेट्रीज का मतलब कांसेप्ट लगा के बात कर लेते हैं बच्चों, या और भी डिफरेंट ज्योमेट्रीज वाले पार्ट्स का भी यूज हो सकता है यहाँ पे, ठीक। तो वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि जैसे क्वेश्चंस करने जाएंगे क्या ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल कंडीशंस होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगला पॉइंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन h एंड k, h और k में इक्वेशन निकाल लिया, उसमें रिलेशंस भी आ गया, बाय एलिमिनेटिंग ऑल अदर अननोन्स, हम लोग क्या करेंगे, जो इसके अलावा भी कुछ यदि अननोन्स होंगे उस अननोन को हटा के हम h और k में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे, वही रिलेशन हमारा बाद में h को रिप्लेस कर देते हैं x से और k को रिप्लेस कर देते हैं y से, तो आपके पास एक अच्छा सा इक्वेशन बनता। वो अच्छा सा इक्वेशन कैसा होता है बच्चों, आपके पास कुछ इस फॉर्मेट में f ऑफ x, y इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, ये वाला फॉर्मेट में बच्चों होता है। तो ये फॉर्मेट में आपके पास जैसे इक्वेशंस आता है उसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, वही इक्वेशंस हमारा होता है किसी कर्व का इक्वेशंस। तो वही बात यहाँ पे मेंशन करा गया, जब इसे रिप्लेस कर देंगे व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, मींस जो आपने पॉइंट एज्यूम करा था उस पॉइंट को आप यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया इक्वेशंस के टर्म्स में, इक्वेशंस कैसा बनता है, कर्व का इक्वेशंस बनता है। और ये इक्वेशंस रिलेशन बिटवीन h एंड k मींस रिलेशन बिटवीन x एंड y ही तो था, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों। तो ये एक सिंपल सा स्टेप्स है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, आपको लोकस का कंसेप्ट में अभी यहाँ पे और एग्जांपल्स लेने के बाद आपको क्लियर हो पाएगा। पहले आप एक बार इस स्टेप्स को एक बार नोट कर लीजिए, बस इतना ही स्टेप्स आपके पास है। किसी भी क्वेश्चंस में यदि लोकस पूछा जाता है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये जो लोकस पूछने का कंसेप्ट है ना, अभी के टाइम में मतलब आप ज्योमेट्री में बोलेंगे, कोई भी चैप्टर्स क्यों ना पढ़ो, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, कुछ भी पढ़ो, कहीं भी लोकस पूछा जा सकता है। तो आप चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। तो आप पहले एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके भी बताने वाला हूं। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे लाइन बनता होगा, कैसे सर्कल बनता होगा, कैसे पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला बनता होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप यही पढ़ते हैं। तो मैं लोकस का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई दो पॉइंट है, कोई दो पॉइंट आपके पास फिक्स है, ठीक है, आपके पास ऐसा है कि ये दो कोई पॉइंट फिक्स, आप ज्वाइन कर लो, कोई खास दिक्कत नहीं। ये दो पॉइंट है, बोलता है कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी पॉइंट है, इस पॉइंट का लोकस निकालना है मुझे, जिसका डिस्टेंस ए से और जिसका डिस्टेंस ये बोला बी, ये चलो ए बोल देते, इसको बी बोल देते, ये इक्वल है, ये पार्ट इक्वल है आपके पास। क्या पी ए इक्वल टू पी बी, कंडीशन क्या बच्चों, पी ए इक्वल टू पी बी वाला कंडीशन है कुछ इस तरह से आपके पास। ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, इक्वल है। पी पॉइंट प्लेन में किस तरह से मूव कर सकता है, आप बोलेंगे ये डिस्टेंस यहां भी लेने से होता है क्या, ऐसा भी बात कर सकते थे क्या, बिल्कुल। बोलते यहां भी लेने से हो जाता ना, हाँ बिल्कुल, आप यहां लेते तो आपके पास ऐसा हो जाता। आप बोलेंगे यहां भी हो जाएगा क्या सर, यहां भी हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। इधर भी जा रहा होगा, बिल्कुल यहां भी जा रहा होगा, मतलब पी पॉइंट देखिए कैसे लाइन यहाँ पे मूव कर रहा है। पी पॉइंट यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है एंड सो ऑन, इस तरह से जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बना, पी पॉइंट आपके पास एक लाइन के फॉर्मेट में जा रहा है, ये लाइन के फॉर्मेट में जा रहा है। तो इट मींस ये जो पी पॉइंट कोई भी आपके पास पॉइंट था पी, उस पॉइंट का लोकस कैसा होता है, एक लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में जा रहा होता है बच्चों, ठीक है। ये वाला पार्ट लाइन ऐसे बन रहा होता है। चलिए अगला, मैं एक एग्जांपल्स दिया यहाँ पे लाइन के फॉर्मेट में, दूसरा मैं सर्कल के केस में एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए सर्कल में कंडीशंस क्या होती है, यहाँ पे होता है कोई एक पॉइंट होता है फिक्स, ये कोई पॉइंट होता है फिक्स, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, और ये कोई एक पॉइंट है मूवेबल पॉइंट, पी पॉइंट में पी बोला मतलब इसको एच कॉमा के जैसे हम एज्यूम कर लेंगे। ये मूवेबल पॉइंट है, ये फिक्स्ड है और ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो ये आपके पास, और ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स है, ये डिस्टेंस भी फिक्स है, चलो आर बोल देते हैं इसको। और ये आपके पास फिक्स पॉइंट को क्या अल्फा कॉमा बीटा जैसा कुछ बोल देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। आपके पास क्या, ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट प्लेन में मूव कर रहा है, किस तरह से मूव करेगा ताकि ये डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल हो। आप बोलेंगे यहाँ पे पी पॉइंट कुछ इस तरह से मूव कर सकता है सर, क्या, बिल्कुल ऐसा मूव कर सकता है। तो देखें क्या बना, ये तो सर्कल बना, मतलब आपके पास क्या एक पॉइंट फिक्स है,
ये मान लीजिए आप क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट को फिक्स कर देंगे, इसमें मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का कोई एक थ्रेड बना और यहाँ पे कोई एक पार्टिकल ऐसा, तो इस पार्टिकल को आप क्या करेंगे, ऐसे रोटेट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो किस तरह का पाथ बन रहा है, ये सर्कुलर पाथ बन रहा है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, जिसका सेंटर ये हो जाता है, रेडियस ये हो जाता है। इक्वेशन शायद आपको पता ही होगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, आर स्क्वायर हो जाता है। अल्फा बीटा क्या था, सेंटर था, आर क्या था, यहाँ पे रेडियस था, सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहाँ पे क्या बना था, सर्कल बना था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए सर्कल आपको समझ में आया। मैं आपको पैराबोला के केस में भी बता देता हूं बच्चों, पैराबोला का डेफिनेशन क्या होता है। मैं तीसरा एग्जांपल यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। पैराबोला में कुछ ऐसा बात होती है कि सर चलो ये एक्स एक्सिस है, ये वाला पार्ट वाई एक्सिस है, थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड में बात कर लूं। ये लाइन था आपके पास, ठीक, आपके पास क्या है कि कोई एक पॉइंट होता है P, ये मूवेबल पॉइंट है, ठीक। यहां पे क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता था, ये जिसको फोकस बोलते थे, इसको ज्वाइंट करते थे, ठीक है बच्चों। आपके पास एंड, हम लोग यहाँ पे एक और बात करते थे कि कोई एक लाइन होता था, यहाँ पे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, तो ये वाला पॉइंट को M बोलते थे। कंसेप्ट क्या है पैराबोला के केस में कि ये जो SP है और ये जो PM लेंथ है, यहां नहीं, यहाँ पे आपको लगेगा लाइन के बारे में बोले हैं क्या, नहीं, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये आपके पास क्या, SP इक्वल टू कितना बच्चों, PM। ये लेंथ और ये लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। क्या बोलेंगे, ये पॉइंट तो मूवेबल था ना सर, ये फिक्स है और ये लाइन फिक्स है, इस लाइन को क्या बोल रहा हूं, ये फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन है, और ये पॉइंट फिक्स है, जिसको आप क्या बोलते हैं, आपको आइडिया होगा तो ये पॉइंट का नाम फोकस होता है और ये फिक्स लाइन का नाम डायरेक्ट्रिस होता है, ठीक। ये P पॉइंट मूवेबल था, ये मूव कर रहा था प्लेन, ये P पॉइंट मूव कर रहा है। अब बोलेंगे P पॉइंट यहां भी हो सकता है, बिल्कुल यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां हो सकता है क्या, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होता है क्या, हाँ होता है। तो आप यहां पे बोलोगे कि सर P पॉइंट तो कुछ ऐसा मूव करता हुआ दिख रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर भी जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है। तो कुछ इस तरह का पाथ बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। मैं आपको अभी पैराबोला, ये सर्कल, ये सब पढ़ा नहीं रहा, बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि पैराबोला की बनता कैसा होगा। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या है, SP इक्वल टू PM, यही ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल कंडीशंस है। यहाँ पे मैथमेटिकल कंडीशंस क्या, ये लेंथ इक्वल था। यहाँ पे मैथमेटिकल कंडीशंस क्या, ये लेंथ आपके पास फिक्स था, ये पॉइंट फिक्स और ये लेंथ भी आपके पास फिक्स था। ऐसा कुछ कंडीशन तो दिया ना आपके सामने, उसके बाद ही तो बता पा रहे हैं कोई पॉइंट का लोकस। ठीक है बच्चों, आप स्ट्रेट लाइन समझा, सर्कल समझा, यहाँ पे पैराबोला समझा। आप बोलेंगे एलिप्स भी हो रहा होगा क्या, हाइपरबोला भी बनता है क्या, बिल्कुल बनता है। आप देखिए, मैं आपको एलिप्स और हाइपरबोला के भी थोड़ा सा बेसिक आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। लोकस मतलब क्या, पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल से क्या समझते हैं आप। आपको मैं यहाँ पे सबसे पहले चलो एक एलिप्स बना लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा एलिप्स है, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को यहाँ पे मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस को माइनर एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि ये लेंथ ज्यादा, ये लेंथ कम होता है, ठीक। यहाँ पे दो फोकस होता है बच्चों, आपको पता होगा, जैसा कि एस और एस डैश। मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि ये एलिप्स किस तरह से मूव कर रहा होगा प्लेन में। कोई एक पॉइंट है P, इसको फर्स्ट फोकस से ज्वाइंट करिए, सेकंड फोकस से ज्वाइंट करिए। ये P से फर्स्ट फोकस के बीच का डिस्टेंस मतलब PS, और ये P से सेकंड फोकस के बीच का डिस्टेंस, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है बच्चों, 2a के इक्वल होते हैं यहाँ पे। यदि मैं इस तरह का एलिप्स लेता हूं तो यहाँ पे 2 है, यदि हमारे पास वर्टिकल वाला होता तो 2 भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। मुझे यहाँ पे बस ये कांस्टेंट बोलिए, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। आपको थोड़ा आइडिया होगा तो समझ पाएगा, कि नहीं तो हम आगे बात करेंगे ये सब चीजें। अभी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए कि ये समझ में बिल्कुल नहीं आया सर, ये कैसे हो गया, समझ आएंगे हम आपको। यहाँ पे कंसेप्ट क्या देखना, एस और एस डैश ये फिक्स होता है, फोकस फिक्स पॉइंट होता है, एंड P पॉइंट मूवेबल पॉइंट है। कंसेप्ट क्या है कि P पॉइंट प्लेन में कैसे मूव कर सकता है। P पॉइंट यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, इस प्लेन में कहीं भी मूव कर सकता था, लेकिन किस तरह का पाथ, इस तरह का एक इलिप्टिकल पाथ बनाते हुए। मतलब क्या, आप इसको एक्सपेरिमेंट वाइज भी कर सकते हैं बच्चों। दो पॉइंट को फिक्स कर दीजिए, ऐसे मान लीजिए दो पॉइंट फिक्स कर दिया, ठीक है। कोई एक थ्रेड लिया 10 सेंटीमीटर का या 20 सेंटीमीटर का, कोई एक थ्रेड ले लिया, उसका थ्रेड का आपके पास वन एंड इसमें कवर कर बांध दिया और दूसरा वाला एंड इसमें बांध दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिए तीसरा कोई एक आप यहाँ पे मैं ले रहा हूं, ये दोनों फिक्स था, ये दोनों क्या है बच्चों, फिक्स है। मान लीजिए ऐसा ही है, ये दोनों के दोनों फिक्स है। यहाँ पे जो थ्रेड था मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का, एक एंड पॉइंट यहाँ पे बंधा हुआ, दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे बंधा हुआ। आपके पास थ्रेड को ऐसे टाइटली करिए और इसको रोटेट करने की कोशिश करिए, रोटेट करने की कोशिश करिए बच्चों। इस तरह से जो रोटेट होगा ना, ये इलिप्टिकल पाथ बनाता है, यही क्या इलिप्टिकल पाथ बनाता है। तो ये जो P पॉइंट था यहाँ पे,
जो थ्रेड को इस तरह से टाइटली में इस तरह से पकड़ा, तो ये जो पी पॉइंट था, पी पॉइंट प्लेन में मूव कर रहा है। किस तरह से मूव कर रहा है? इस इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है। तो यही क्या है? पी पॉइंट का लोकस। पी पॉइंट का लोकस क्या हो गया? यहाँ पे एलिप्स हो गया। अब बोलेंगे हाइपरबोला में सर बता दो। हाइपरबोला में बस डिफरेंस यहाँ पे इतना होता है कि यहाँ पे माइनस हो जाता है बच्चों। आपके पास क्या, फर्स्ट फोकस से पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, सेकंड फोकस से पी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस में डिफरेंस इक्वल टू 2a होती है, जिसको लेंथ ऑफ हम लोग वहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। वहां ट्रांसवर्स और कंजुगेट की बात आती है, हम ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ बोलते हैं। आपको वो भी बताया जाएगा जब हम वो चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो उसके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी कुछ ऐसे आपको ओवरव्यू दे रहा था, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जैसा पार्ट है तो कैसे बनता होगा। ये आपके पास क्या था? एलिप्स का केस था, एलिप्स का आपका एग्जांपल था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। ठीक, आप एक बार इस एग्जांपल को भी नोट कर लीजिए। मैं आगे आपको लोकस वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी आपको मैं कराता हूं। यहां पे क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है लोकस पार्ट का कि लेट द वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी हैव कोऑर्डिनेट्स cos थीटा, sin थीटा, sin थीटा, माइनस cos थीटा एंड 2, 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, एज थीटा वेरीज, थीटा के बारे में क्या बोला? थीटा वेरी कर रहा है। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपको ऐसा कुछ बात किया है, क्या बोला है? कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। क्या करोगे? आपके पास कोई एक वर्टिसेस है यहाँ पे, cos थीटा, sin थीटा, ये क्या था बच्चों? बी पॉइंट, sin थीटा, माइनस cos थीटा, एंड आपके पास ये सी पॉइंट 2, 4, ऐसा कुछ आपके पास वर्टिसेस दे रखा है। मुझे यहाँ पे बात करना था कि आपके पास सेंट्रोइड निकालने थे इस ट्रायंगल के। सेंट्रोइड मान लीजिए कि जी पॉइंट, इसका लोकस एच कॉमा क्या बोलो, जिस बी पॉइंट का लोकस निकालना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एच कॉमा क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जी एच कॉमा के जो है, तो पहले एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैसे निकालते हैं सेंट्रोइड? तीनों को एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाय 3। ये कितना था? cos थीटा, ये क्या था बच्चों? sin थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा कुछ लिखते हैं। एच इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 होता है। आप इसको क्या कर सकते थे? यहाँ पे देखिए 2h माइनस 3 इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा, कुछ ऐसा लिख पाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ऐसा पार्ट आया आपके पास। मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये रहने देते हैं। फिर k इक्वल टू भी निकालते हैं। k इक्वल टू कितना? ये sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों? 3। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3k माइनस 4 इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा। 3k माइनस 4 इक्वल टू कितना? sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया बच्चों। ये आपके पास सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट। आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट में क्या करना चाहिए? sin थीटा cos थीटा देखते ही आपको स्क्वायरिंग करके ऐड करने का सोचिए ना, पहला कांसेप्ट स्क्वायरिंग करके ऐड करने का सोचिए एक बार, क्या हो जाएगा? जैसे आप यहां पे लिखोगे 2h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद 2 sin थीटा cos थीटा। यहां पे क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा 1 1 2। हां ठीक है, इतना आपको क्या, ये तो अवेली कर लेना था आपको ना। स्क्वायरिंग करते थे देखिए, sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना? 1 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, यहां कितना? 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ऐड करें तो 1 1 2 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया, कितना आया? 2 आ गया। आपके पास ये इक्वेशंस आ गए। इसको आप चाहो तो h और k को अच्छे से x और y में कन्वर्ट कर लीजिए। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 3y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों? 2। आप चाहो तो ऐसा ही आंसर रहने दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, थीटा भी एलिमिनेट हो गया, थीटा वेरी कर गई थी, थीटा को एक पैरामीटर था, थीटा को आपने एलिमिनेट कर दिया। आपके पास एलिमिनेटेड पार्ट ही आपके पास क्या होती है? उसका आपका इक्वेशंस आ जाती है। तो यहाँ पे जो सेंट्रोइड का लोकस पूछा तो क्या है? ये वाला पार्ट है। आप इसको क्या बोलते हैं बच्चे? ये क्या है? एक सर्कल है क्या? बताइए मुझे, क्या ये सर्कल है क्या? बताइए, सर्कल होगा नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है क्या? नहीं ना। यहां पे देखिए ना, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना? 4x स्क्वायर, यहां स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना? 9y स्क्वायर आ जाएगा। कभी भी यदि आपके पास कोई सर्कल होती है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे a और ये आपके पास ये b, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, तो ये दोनों पार्ट सबसे पहली बात तो इक्वल होती है। और एक और टर्म्स जो आगे आप लिखते हो 2hxy, आपको जैसे याद होगा यदि 2gx 2fy
प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक होता है, ए इक्वल टू बी और एच इक्वल टू 0, ये कंडीशंस होती है सर्कल के लिए बच्चों। तो यहाँ पे सर्कल नहीं हो सकता, तो सर्कल नहीं है तो क्या है सर, इलिप्स है क्या, बिल्कुल इलिप्स है, ये क्या है आपका इलिप्स पार्ट है। ओके बच्चों ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक मिनट आपके पास यहाँ पे क्या मैं लिखा था, 3 होनी चाहिए थी ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ ठीक है, आपके पास 3h माइनस 2 होता बच्चों और 3 की माइनस 4 होता, यदि 3 हो जाएगा तब तो सर्कल हो जाएगा। 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, अच्छा ये देखिए 2 की जगह पे 3 की जगह हम लोगों ने 2 लिख लिया था, यहां भी करेक्शन कर लीजिए बस एक बार, 2h माइनस 3 लिख दिया था तो 3h माइनस 2 होता, तो स्क्वायरिंग करते तो आपके पास ऐसा आ जाता। क्या ये सर्कल है क्या, हाँ अब आपके पास ये सर्कल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 9, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 बन रहा था, एक्स और वाई वाला टर्म तो यहाँ पे आ ही नहीं रहे, तो हमें इसको क्या बोलना चाहिए, सर्कल बोलना चाहिए। आप जिसका सेंटर भी बता सकते थे, रेडियस भी बता सकते थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका आंसर। ठीक है नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए रॉड ऑफ लेंथ L, कोई एक रॉड है जिसका लेंथ कितना L, स्लाइड्स विथ इट्स एंड्स ऑन 2 परपेंडिकुलर लाइंस, फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। आपसे ये पूछा है, मुझे ये बताइए 2 परपेंडिकुलर लाइंस लेना हो तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 2 परपेंडिकुलर लाइंस बोला है, सबसे अच्छा तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। कोई एक रॉड है ऐसा जिसका लेंथ कितना है L, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करने का मतलब क्या, यदि मान लीजिए ये आपके पास एक रॉड है, मान लो ऐसा कुछ बना लेता हूं मैं, रॉड है ठीक है, एक एंड पॉइंट ए था, दूसरा वाला आपके पास क्या है बी है, यदि ये वाला इधर जा रहा होगा तो ये वाला इधर आ रहा होगा, या ये वाला इधर लाएंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। आप समझ पा रहे हो क्या बच्चों, ये पॉइंट यदि आप इसको यहाँ पे, ये तो फिक्स है ना, इसको चेंज नहीं कर सकते ना इसका लेंथ को, तो ये ए पॉइंट यदि इधर जा रहा हो, बी पॉइंट यहाँ पे आ रहा हो, वही बोलता है स्लाइड्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ये समझ में लगा। ठीक है मुझे क्या बोलता है, इसका मिड पॉइंट का लोकस ना, इसका मिड पॉइंट क्या है h, के, जिस भी पॉइंट का लोकस निकलना है तो आप क्या बोलते हैं h, के बोलते हैं। क्या मुझे ये कोऑर्डिनेट मालूम है क्या, नहीं मालूम है, ये कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, क्या मैं एज्यूम कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर लिए एज्यूम। ए और बी आपके पास मतलब a, 0 ये वाला, और ये आपके पास कितना 0, b हो गया, इट मींस ये लेंथ कितना a और ये लेंथ कितना बच्चों b हो गया। रॉड का लेंथ कितना था L था, ये वाला AB कितना बच्चों यहाँ पे बस ये वाला L है, ठीक। अब बोलोगे ये ए और बी आप अपने अकॉर्डिंग कैसे ले लिया, एज्यूम किया, मैं बोलता हूं तो ये पार्ट आपने एज्यूम करके चला, मैं हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, कैसे हटाऊंगा आप पहले बात समझिए, ये लेंथ कितना हो गया ए और ये बी हो गया, मुझे ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, एल स्क्वायर लिखूंगा क्या, पहला रिलेशन से एक बना ऐसा, ठीक है कोई दिक्कत है क्या बताइए बच्चों, नहीं है। अब यहाँ पे ए और बी पॉइंट पे मिड पॉइंट है, यदि मिड पॉइंट है मुझे तो ये बताओ कि h इक्वल टू कितना, मतलब हम लोग h इक्वल टू निकालते हैं, ये वाला h, a प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 मींस आपके पास a इक्वल टू कितना बच्चों 2h, एंड k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस b डिवाइडेड बाय 2 मींस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। a इक्वल टू 2h और b इक्वल टू कितना 2k आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये पार्ट भी हमें समझ में लगा। क्या मैं a और b को यहाँ पे पुट कर लूं क्या, कर लीजिए सर, यही तो काम करना था, ए और बी तो आपने एज्यूम करा था, उसको हटा भी देते, हटाने के लिए आप देखिए ए की जगह कितना रखेंगे 2h का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना l स्क्वायर, ठीक है ये पार्ट आपके पास हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मींस क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना l स्क्वायर बाय 4 आ गया, ये आपके पास आ गया। ये क्या है बच्चों सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 रेडियस कितना L/2 आता है, तो ये जो आपके पास मिड पॉइंट है इसके लोकस क्या आ गया सर्कल आ गया जिसका सेंटर 0,0 रेडियस कितना L/2 है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है चलिए नोट कर लिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जे मेंस के क्वेश्चन है ये। लेट ए वर्टिसेज आपके सामने, बी वर्टिसेज दिया गया, बी वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, दो वर्टिसेज है किसी एक ट्रायंगल का, पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए ना, एक ट्रायंगल आप बना लीजिए, ए वर्टिसेज, ये बी वर्टिसेज और ये सी, ए कितना है बच्चों 2,-3, ये कितना -2,3, सी का क्या बोला यहाँ पे देन द लोकस ऑफ वर्टेक्स सी, इसको h, के बोलो ना h, के, ठीक है जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको हम लोग h, के बोलते हैं, ठीक है बोल दिया।
अब क्या बोला है, आगे बोला इफ द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल मूव्स ऑन द लाइन, अच्छा सेंट्रोइड के इधर होगा, मूव्स ऑन द लाइन, कोई एक लाइन है, वो लाइन कौन सा बच्चों, 2x + 3y = 1 के जैसा, ऐसा कोई एक लाइन है, यहां पे सेंट्रोइड है, जी पॉइंट, ये सेंट्रोइड है। कुछ बोल दो थोड़ा देर के लिए सेंट्रोइड की, अल्फा कॉमा बीटा जैसा कुछ भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सेंट्रोइड आपके पास क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा है आपके पास, ये सेंट्रोइड है। बोला यहां पे कि सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल मूव्स ऑन द लाइन दिस, ठीक है, सेंट्रोइड इस लाइन पे लाई करता है, ये बोला है, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, पहले सेंट्रोइड निकालता हूं ना, अल्फा = ये जो जी ऐसे बोल दिया मैं, अल्फा कॉमा बीटा, आप ऐसे एज्यूम किया ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है बच्चों। तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाय 3 होता है, क्या लिखेंगे आप, 2 + -2 + h डिवाइडेड बाय 3, कितना हो जाएगा, अल्फा = h/3 हो जाएगा सर। एंड बीटा = भी बता दीजिए, बीटा = -3 + 3 आपके पास ये k/3 हो जाएगा, ठीक, बीटा भी आ गया। मुझे ये बताइए अल्फा और बीटा क्या इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्या, मींस हम ये बोल सकते थे कि जी अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन क्या था बच्चों, ये वाला पार्ट 2x + 3y = 1 वाला पार्ट था, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या, 2 * आपके पास x की जगह कितना h/3 प्लस 3 * k/3 = कितना 1 लिखते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं। आपके पास यहां पे देख लीजिए 3 आप एलसीएम लेंगे तो या ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, या नहीं लीजिए तो क्या लिखेंगे, 2h और k को x को y से रिप्लेस कर लेता हूं, 2x + 3y = कितना हो जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, 2x + 3y = 3 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था, यही सी पॉइंट का लोकस है, सी पॉइंट का लोकस कितना एक लाइन के फॉर्मेट में बना, देखिए बच्चों यहाँ पे 2x + 3y = 3, जेईई मेंस के क्वेश्चन से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस आपके 19 के क्वेश्चन है बच्चों, 2019 में ये पूछा गया जेईई मेंस में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए पॉइंट आपके पास, एक पॉइंट है O 0,0 ओरिजिन है, A 0,1 B2 फिक्स पॉइंट, देन द लोकस ऑफ पॉइंट P such that perimeter of triangle AOP इज, आपके पास यहां पे बोला भी ये कितना 4, तो आपसे पूछा गया यहां पे क्या कि देन द लोकस ऑफ पॉइंट P इज क्या होने वाला था। बच्चों देखिए आपके पास कोई एक ट्रायंगल बन रहा है, कोई एक ट्रायंगल है ऐसा, ये पॉइंट O है 0,0, ये पॉइंट A आपके पास है 0,1 और ये पॉइंट आपके पास P है h,k, इसी पॉइंट का लोकस निकालना है तो P पॉइंट का, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको यहाँ पे बोला है पेरीमीटर, मतलब दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 4 है, मींस OA प्लस AP प्लस OP इक्वल टू कितना दिया है, 4 दे दिया है। मुझे बताइए क्या ये लेंथ मैं निकाल पाऊंगा क्या, बिल्कुल, ये लेंथ आपके पास कितना हो जाएगा 1, क्या ये लेंथ निकाल पाऊंगा क्या, आप यहाँ पे क्या करोगे h - 0 होल स्क्वायर मींस h², इसको क्या लिखेंगे k - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, हो गया ये, एंड ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस k² इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉरी 4 आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ गया। आपके पास 2 बार स्क्वायर रूट वाला टर्म्स आ रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा बस। क्या करूंगा, h² प्लस k - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला पार्ट को यही रहने देता हूं, ये दोनों को राइट साइड भेजता हूं, तो 4 - 1 कितना बच्चों 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस k², ये वाला पार्ट को राइट साइड भेज दिया, देख लीजिए यहाँ पे। अब क्या करना था आपको, स्क्वायरिंग कर देना, स्क्वायरिंग जैसे करते ये कितना हो जाएगा h² प्लस k - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस h² प्लस k², ठीक है। इधर आपके पास कितना हो जाएगा -6 स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस k², कुछ ऐसा। अब चाहते तो यहां ओपन कर लेते, ओपन कर ही लेता हूं इसको एक साथ, कितना हो जाएगा बच्चों h² प्लस k² प्लस यहां पे माइनस हो जाएगा -2k + 1 इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आप इसको ओपन कर दिए, कोई खास दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया बच्चों आपके पास। अब मुझे यहाँ पे ये बताइए h² कैंसिल, k² वाला पार्ट कैंसिल, बाकी पार्ट आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे 9 बन रहा है, 9 को भी इधर लेके आ जाएंगे, या यही वाला पार्ट इधर लेके आ जाएंगे, 6 स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस k² इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास 9 माइनस आपके पास ये कितना 9 - 1 8 और इसको राइट साइड भेजेंगे कितना +2k।
आप चाहते तो 2 कॉमन ले लेते थे, 3h² प्लस k² इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस के। 4 प्लस के आ गया आपके पास। क्या स्क्वायरिंग करा जा सकता है? बिल्कुल, अगेन स्क्वायरिंग कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या करा था? स्क्वायरिंग करा था, ठीक है। यहाँ अगेन स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 9h² प्लस k² इक्वल टू कितना बच्चों, यहाँ पे 16 प्लस k² प्लस आपके पास कितना 8k हो जाएगा। तो आप यहां पे देख लीजिए कितना 9h² प्लस 9k², उधर भी k², कितना हो जाएगा बच्चों 9h² प्लस ये कितना 8k² माइनस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपके पास कुछ ऐसा 9h² प्लस 8k² माइनस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0 मीन्स 9x² प्लस 8y² माइनस 8y इक्वल टू 16। आप ऐसा भी लिख सकेंगे क्या? बिल्कुल, ये पार्ट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो पी पॉइंट का लोकस पूछा था, देखिए लोकस क्या बना हुआ है, इस पार्ट, इस तरह का पार्ट आपके पास बन रहा है। यहां देख लीजिए क्या 9x² आपके पास 8y² माइनस 8y इक्वल टू 16 है। सर्कल तो नहीं है ये बात तो श्योर है। सर्कल होने से x² y² कोएफिशिएंट सेम होता है। तो क्या आपका ये इलिप्स है क्या? एक बार चेक करना पड़ेगा बच्चों। इलिप्स के लिए कंडीशंस आपको याद होगी तो मैं कंडीशंस बता देता हूं। इलिप्स के लिए कंडीशन, सबसे पहली बात एसेंट्रिसिटी एक वर्ड होता है, इलिप्स के केस में 0 से 1 होती है, ठीक है। यदि आप एसेंट्रिसिटी से डिसाइड नहीं करते तो एक बात देखिए कि एक होता है डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या? मैं यदि डेल्टा के बारे में बात करूं, AHG फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से GFC, ये वाला GFC और ये वाला B होता है। ये पार्ट नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए एंड h² माइनस AB लेस देन 0 होनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशंस और ये सेकंड कंडीशंस। यदि ये दोनों कंडीशंस ये वाला इक्वेशंस फॉलो कर रहा है तो ये इलिप्स होगा, नहीं कर रहा है तो इलिप्स नहीं होगा बच्चों, ठीक है। सर्कल तो नहीं होता है, ये श्योर है, लेकिन इलिप्स होगा या नहीं होगा आपको ये चेक करने पड़ेंगे। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, h² माइनस AB लेस देन 0 होनी चाहिए। अब बोलेंगे HAB क्या था, आपको सेकंड डिग्री इक्वेशंस याद होगा, ax² by² 2hxy 2gx 2fy प्लस इक्वल टू 0। यदि नहीं भी याद है तो कोई नहीं, हम आगे बात करेंगे ये सब चीजों का, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस आपसे यहाँ पे पूछा है ये क्या होने वाला था, मतलब आपके पास इक्वेशंस क्या होते हैं तो बस बता दिया आपके पास। इसका नाम नहीं पूछा जाता, नाम पूछा जाता तो आपको कंडीशंस चेक करने होते। तो आप आगे जब पढ़ोगे, मैं कोनिक स्टार्ट करूंगा आपके सामने, तो वहां पे मैं ये स्टार्टिंग में ही बता दूंगा कि सर्कल होता है, पैराबोला होता है, इलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है, तो क्या कंडीशंस बनती है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए यहां तक आपको आज समझ में लगा। मैं आज तक अभी तक के टॉपिक में लोकस तक कवर कर चुका हूं। इसके आगे हमारा और एक कंसेप्ट है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन्स वाला कंसेप्ट, हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लोकस तो हो ही गया, स्लोप्स के बारे में बात कर सकते थे, फिर हमारे पास लाइंस का इक्वेशंस आएगा, तो हम उसको नेक्स्ट वाले सेशन मतलब वीडियोज में लेके आने वाले हैं। आज तक के लिए बस यहीं तक रहने देता हूं, आप एक बार इसको नोट कर लेना बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम नेक्स्ट वाले सेशंस में लेके आपके पास आने वाले कि आपके पास स्ट्रेट लाइंस की जो वेरियस फॉर्मेट में इक्वेशंस होती है और उसके बेस में जेईई मेंस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पीवाईक्यू जितने भी है मोस्टली मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पीवाईक्यू मैं वो वाला पार्ट उठाता हूँ जो कि मोस्ट मतलब आपके पास इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हो और जिससे कि हर एक कंसेप्ट आपका वहां पे रिवाइज हो जाए, ऐसी चीजें लेके आपके सामने यहाँ पे आ रहा हूं। तो ये जो सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यदि इसको अच्छे से यदि देखते हैं, नोट्स कंप्लीट करते हैं बच्चों, तो आपको बहुत ही अच्छे से बेनिफिट मिलने वाला। यदि एक बार स्ट्रेट लाइन अच्छा हो जाए ना बच्चों, तो आपको पूरे कोऑर्डिनेट में आगे दिक्कत नहीं है। आगे सर्कल पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, तो स्ट्रेट लाइन का यूज तो वहां पे होगा ही। एक बार चीजों को आप एक बार स्टार्टिंग से देखिए। ये तो हमारा सेशन 2 था, मतलब आपके पास जो फर्स्ट सेशन में जो मैं कराया था, मतलब पार्ट 1 में जो कराया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज के लेसन में मैं यहीं पे अपना ये टॉपिक को खत्म करता हूं। अगले लेसन में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। और बच्चों यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि कोई भी आप टॉपिक और पढ़ना चाहेंगे जिसमें आपको बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, दिक्कत होती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो उसका मैं थ्योरी वाला पार्ट करवाऊं, क्वेश्चंस वाला पार्ट करवाऊं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वही स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे, ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है बच्चों। चलिए आज की डेट में इतना ही, थैंक यू।